हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 3.6 थी, इसके एग्जांपल्स। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.5 है उसको हम लोग लगा चुके हैं और उसकी जो वीडियोस है मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.6 से पहले जिसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, पहले उनको कवर करते हैं। इस एक्सरसाइज के मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, देखिए क्वेश्चंस जो है इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमने अभी तक जितनी भी मेथड सीखे हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, वो सारी विधियां देखिए यहाँ पे देख के लगता है कि नहीं अप्लाई हो पाएंगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों यहाँ पे हर में है और ये सवाल कुछ अलग ही तरीके का लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया केस जो है, एक नया मेथड है वो सीखेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एग्जांपल्स पे चलते हैं और इसका जो एग्जांपल नंबर 17 है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है। इसमें क्या लिखा है, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। और हल करने के लिए हमें समीकरणें कैसी दी गई हैं, 2/x प्लस के 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस के 4/y इक्वल टू माइनस के 2। ये हमें इक्वेशंस दी है। हम यहाँ इक्वेशन देख के समझ जा रहे हैं कि ये इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन जैसी नहीं है, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व करते थे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो बिल्कुल भी कठिन सवाल भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगी, तुरंत समझ में आ जाएगा कि सवालों को कैसे लगाना है। ये जो दोनों इक्वेशन है उनको मैंने लिख लिया है अपने पेपर पे। और चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए इस तरह केस में बस हमें एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे देखिए ये 2/x लिखा है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 1/x। ये यही इसी का एक रूप ये भी है। इसी में अगर हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2/x आ जाता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 2 है इसी के साथ मल्टीप्लाई में 1/x है। ये जो यहाँ x लिखा है अपॉन में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा 1/x है इसको हम कुछ मान लेते हैं, तभी हम अपने सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना, एग्जाम में भी आपको लिखना पड़ेगा, माना 1/x इक्वल टू a। और यहाँ पे देख रहे हैं कि y है, तो 1/y इक्वल टू को हम b मान लेंगे। सवाल में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी ये और ये टर्म है, सेम टर्म यहाँ होगी। मतलब कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ भी x, यहाँ y है, यहाँ भी y, मतलब कि एक x और एक y चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं और प्लस माइनस का साइन भी चेंज हो सकता है, पर ये 1/x और 1/y होने चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे। अब अगर हमने 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया, तो अब हमारा नया समीकरण क्या बनेगा, हमारा नया समीकरण बन जाएगा, ये यहाँ पे 2 पहले से ही था और 1/x के बदले हमने a मान लिया है, तो ये हो गया 2a, प्लस के 3 पहले से ही था और 1/y के बदले हमने क्या मान लिया, b इक्वल टू 13। ये हमारा सेम रहेगा। ऐसे दूसरी इक्वेशन में 5 हमारा है और 1/x के बदले हमने क्या मान लिया, a माइनस के 4, b इक्वल टू माइनस के 2। अब ये इक्वेशन देख के हमें लग रहा है कि हाँ, हम अभी से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की इक्वेशंस को हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि से सॉल्व किया है। बस डिफरेंस ये था कि वहां पर एक्स वाई आ जाते थे, यहाँ ए बी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक समीकरण में किसी नंबर से गुणा करने पर गुणांक बराबर हो जाएं। अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों समीकरणों में ही किसी नंबर से गुणा करनी पड़ेगी। इसे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो सवाल में कुछ नहीं दिया गया है, हम लोग अभी से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एग्जाम में वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम आप इसे किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, आपको केवल सवाल सॉल्व करना है। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रही हूँ। मैं पहली इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, 2a प्लस के 3b इक्वल टू 13। यहाँ से मैं क्या करूंगी, a की वैल्यू निकाल लूंगी। 2a बराबर 13 माइनस के 3b, और a इक्वल टू हो गया हमारा 13 माइनस के 3b अपॉन 2। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो a का जो वैल्यू है इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, a की वैल्यू जो है उसे हम इक्वेशन 2 में अपना रखेंगे। समीकरण 2 हमारी क्या थी, मैं इसको फिर से लिख दे रही हूँ, 5a माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 2। ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 तो ऐसे ही रहेगा, a के बदले हमें ये वाली वैल्यू रखनी है a की। तो ये क्या है हमारी 13 माइनस के 3b अपॉन 2। ये हमारी a की वैल्यू हो गई, माइनस के 4 और b हमारा ऐसा ही रहेगा, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इक्वल टू माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं 2 से 5 नहीं कैंसिल होता, तो हम इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है ना। 5 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 65, 5 की 3 में करेंगे 15 b अपॉन 2, उसके बाद माइनस के 4b इक्वल टू माइनस के 2, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, 65 माइनस के 15b माइनस के 8b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 2। अब हम इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऐसे डायगनली, इसके बटे में चाहे 1 मान लीजिए आप। ये हो गया हमारा 65 और यहाँ पे 15 और 8 को हम यहीं जोड़ ले रहे हैं। 15 और 8 हमारा कितना हो गया माइनस के 23b, ठीक है। और बराबर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 4 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस के 23b को हम यहीं रहने देंगे, माइनस के 4 यहाँ है और 65 को भी हम इसको यहाँ राइट साइड में से भेज देंगे, तो ये प्लस था यहाँ जाके माइनस हो गया। अब ये हो गया हमारा माइनस के 23b और ये हो जाएगा माइनस के 69, माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। b बराबर हमारा क्या हो गया 69 अपॉन के 23, 23 से ये 3 टाइम कटेगा तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, तो b बराबर हमारा 9 आ गया। पर अभी हमारा आंसर नहीं आया है, b की वैल्यू आने का मतलब ये नहीं है या फिर a की वैल्यू आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर आ गया है। हमारी जो समीकरण थी वो एक्स वाई में थी, तो जो हमारे आंसर है वो भी एक्स वाई के ही मान होंगे, ए और बी के मान हमारे आंसर नहीं होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और एग्जाम में सवाल को आगे भी सॉल्व करना है जब तक एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। बी की हमारी वैल्यू आ गई है 9। अब हम क्या करेंगे, बी का मान कहाँ रखेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। पहले ऐसे तो करते थे प्रतिस्थापन विधि में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 को मैं फिर से लिख दे रही हूँ, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारी थी a बराबर 13 माइनस के 3b अपॉन 2, ये 13 हो गया माइनस के 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, b की वैल्यू हमारी 9 आई है, हम यहाँ पे 9 रख देंगे और अपॉन 2, 13 ऐसे ही रहेगा, 9 3 जा कितना होता है 27, और b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आई है, सॉरी b की वैल्यू हमारी यहाँ 3 आई है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है इसको, ये हमारी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 रखेंगे और 3 3 जा हमारा हो गया 9 अपॉन 2, ठीक है ना। 13 में से 9 गया, हमारा बचा यहाँ पे 4 अपॉन 2, इससे इसे कैंसिल करेंगे 2, तो a बराबर हमारा कितना आया 2। a और b का, b बराबर हमारा आ गया था 3, मैं यहीं लिख दे रही हूँ। a और b की हमारी वैल्यू आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर x और y में हमें चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या किया था, 1 अपॉन एक्स बराबर हमने a माना था, ठीक है। तो हम 1 अपॉन एक्स बराबर a की वैल्यू रख देंगे, इसके बटे में 1। आप चाहे तो ऐसे डायगनली गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर आप इधर लेफ्ट साइड वाले को उल्टा करते हैं या उल्टते हैं तो राइट साइड वाला भी उल्ट जाएगा, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 1/2, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आई। तो ये अब हमारा आंसर है। 1 अपॉन वाई बराबर हमने क्या माना था b, तो 1 अपॉन वाई बराबर हमारा कितना है 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे हम, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई और हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 17 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे सीधा दिया गया है कि पहले इसे रैखिक समीकरण बनाओ, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 है, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये x माइनस 1 है ना, ये चीज़ सेम है, y माइनस 2 ये चीज़ भी सेम है। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को इस बार कुछ मान लेंगे। ये इसे देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हम 1 अपॉन एक्स को कुछ मानते थे वैसे ही हम 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को भी मान लेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सवाल को नोट कर लिया है अपने। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू a, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 इक्वल टू a और 1 अपॉन वाई माइनस के 2 इक्वल टू b। अगर ये हो गया तो अब नया समीकरण हमारा क्या बनेगा, अब नया समीकरण हमारा क्या हो गया है, नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, नया समीकरण। अब ये 5 तो हमारा सेम रहेगा और 1 अपॉन एक्स के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे a, तो ये हो गया हमारा 5a प्लस 1, और 1 अपॉन वाई माइनस 2 के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे b।
चाहे तो आप यहाँ 1b लिखिए या ओनली b लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा दे रही हूँ। इक्वल टू 2, यहाँ पे 6a हो गया, माइनस के 3b हो गया, और इक्वल टू हमारा हो गया 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये दो हमारी इक्वेशंस हो गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ 3b बन जाएगा, और ये 3b बनने के बाद ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी जो है उसमें हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15a प्लस के 3b, और यहाँ पे 6। ये इक्वेशन सेकंड वाली हम सेम ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन पहले से एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जोड़ने पर। जोड़ने पर ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। 15 और 6 को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 21a इक्वल टू 7, और a इक्वल टू हो जाएगा 7/21। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, मतलब कि a बराबर हो गया 1/3। या ये कहे कि 7 एकम 7 और 7 है 21, 1/3। ये हमारा a का मान आ गया। पर अभी इससे हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख लेंगे। उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण 2 में रख ले रही हूँ। यहाँ पे लिख दे रही हूँ आगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या थी, मैं उसको भी लिख दे रही हूँ। 6a माइनस के 3b इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे a का मान हमारा कितना था, 1/3 था। तो मैं यहाँ 6 मल्टीप्लाई 1/3 लिख ले रही हूँ, माइनस के 3b इक्वल टू 1। और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 माइनस के 3b बराबर 1, माइनस के 3b बराबर 1 माइनस के 2, माइनस के 3b इक्वल टू माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और b बराबर हो गया 1/3। तो a की वैल्यू भी हमारी 1/3 आई और b की वैल्यू भी हमारी 1/3 आई। मैं a भी यहाँ लिख दे रही हूँ, a बराबर हमारा 1/3 आ गया, और b बराबर भी हमारा 1/3 आ गया। पर ये हमारे आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या माना था a को, ये रहा हमारा 1/x-1 इक्वल टू a माना था हमने। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 1/x-1 इक्वल टू हमने a माना था, और 1/x-1 इक्वल टू 1/3। ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे इसकी। क्या हो गया, 3 यहाँ चला जाएगा और x-1 बराबर 3, x बराबर 3 + 1, और x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 4। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। और हमने b को क्या माना था, मतलब कि 1/y-2 को हमने b माना था। तो इसको यहाँ पे लिख ले रही हूँ, 1/y-2 इक्वल टू b, और 1/y-2 इक्वल टू 1/3। फिर ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे इसकी, y-2 इक्वल टू 3 हो गया, और y बराबर 2 प्लस के, सॉरी 3 पहले था, 3 प्लस के 2, y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5। तो ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x बराबर हमारा 4 आ गया और y इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की चाल हमें स्थिर पानी में धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान लगाने वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना जो हमारी धारा नाव, पहले धारा की चाल मान लेते हैं। माना धारा की चाल बराबर कितना मान लेंगे हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी धारा की चाल हो गई। और नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल, स्थिर पानी मतलब कि पानी का वेग नगण्य के बराबर है, 0 के बराबर है। स्थिर पानी में चाल
लहरें बहुत तेज नहीं है, इस तरीके से समझ सकते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने कहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल तो 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर बहती है 10 घंटे में, मतलब कि प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर बहती है 10 घंटे में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि पहले तो 30 किलोमीटर चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चला गया समय, चला गया समय, और क्या है प्लस 44 किलोमीटर और भी तो चल रही है, 44 किलोमीटर चल रही है धारा के अनुकूल, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला गया समय, अनुकूल चला गया समय। ठीक है ना, कितना है समय दिया गया है 10 घंटे 10 आवर्स, तो मैंने 10H लिख दिया है। उसके बाद फिर एक कंडीशन दी गई है कि अब की बार जो है 13 घंटे में 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो चलिए इसको भी लिख लें। पुनः क्या है, ये सिर्फ एक तरीके से समझाने के लिए है कि अगर आप इसको लिख लेते हैं तो जो आपका जो क्वेश्चन है उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला गया समय, धारा के प्रतिकूल चला गया समय, चला गया समय प्लस और कितना था 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चला गया समय। ठीक है ना, ये हमारा कितना हो गया, ये हमें दिया गया है कुल मिला के 13 घंटे। अब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि अनुकूल चलना प्रतिकूल चलना इन सब में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम इसके बना लिए हैं छोटे छोटे से। तो देखिए अनुकूल का क्या मतलब होता है, धारा के अनुकूल मतलब कि अगर जो नाव की चाल है वो इधर है, इस डायरेक्शन में जा रही है और क्या है चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव जो है इधर जा रही है और धारा भी जो है वो इधर कोई बह रही है, नदी की जो धारा है वो इधर कोई बह रही है, इधर से ही कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो चाल क्या हो जाएगी फिर, कुल मिला के चाल हो जाएगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल, जब अनुकूल धारा के बहते हैं तो जो है चाल बढ़ जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी चलते हैं, धारा जो होती है वो भी थोड़ा सपोर्ट करती है नाव पे चलने के लिए। अब प्रतिकूल क्या होता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है कि मान लिया नाव तो हमारी इधर जा रही है और इसकी चाल है x, उसके बाद जो है धारा हमारी उल्टी बह रही है, इसकी चाल है y। अगर नाव इधर जा रही है और धारा इधर बह रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि नाव पे धारा की जो चाल है उसका असर पड़ेगा, नाव की जो स्पीड है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, स्पीड मतलब चाल, चाल पे उसके फर्क पड़ेगा धारा का, क्योंकि नाव जा रही है इधर और धारा जा रही है इधर। तो अब जब हम प्रतिकूल की बात करते हैं, नाव की चाल हमारी x है और धारा की चाल हमारी y है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जो चाल है कुल मिला के x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी समीकरण जो हमने पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में लगा समय। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, मैं वो भी यहीं पे लिख दे रही हूँ, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। ठीक, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जो प्रतिकूल जो है चलने में लगा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी हुई 40 किलोमीटर। ठीक है ना, और चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी जब धारा के प्रतिकूल हम चल रहे हैं तो यहाँ पे चाल हमारी x माइनस वाई है। चित्र थोड़ा इधर बन गया ये वाला, पर हमें ध्यान रखना कि चाल हमारी x माइनस वाई है प्रतिकूल चलने के लिए, यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिया। उसके बाद क्या है, सॉरी पहले इस वाले को लिखेंगे 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 लिख देते हैं। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में लगा समय, प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में समय हमारा ये है x प्लस वाई, और समय कितना है बराबर यहाँ पे 10 घंटे बराबर 10 हो गया। फिर दूसरी समीकरण के हिसाब से 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में, धारा के प्रतिकूल चलने में, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय और 55
किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में लगा समय। समय कितना था कुल 13 घंटे। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हम ये पिछले जो हमने एग्जाम्पल्स लगाए हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 उसी की जैसी इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको कुछ मान लेंगे 1/x - y 1/x + y को, और सोल्व करके जो है अपना क्वेश्चन लगा लेंगे। तो माना 1/x - y = a और 1/x + y = b। ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि दो ही चीज है इसमें, एक 1/x - y है और एक 1/x + y है। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 30a + के 44b = 10। ये हो गया हमारा 40a + के 55b और = 13। ये हो गया हमारा। इसको हम अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ज्यादा समीकरण मानने से बच जाएंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है बच्चों को, वरना हम लोग कोई दिक्कत नहीं, पर जो बच्चे सवाल लगाते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है इसमें। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में यहाँ पे हम रख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अब कि जो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, हम इससे वैल्यू निकाल ले रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 यहाँ पे दिखी रही है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। 30a = 10 - के 44b और a बराबर कितना हो गया हमारा 10 - के 44b/30। ये हमारा हो गया। ठीक है, a की वैल्यू। अब हम इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं लिख दे रही हूँ, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि इसका भाई हमें बाद में फिर जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a का मान जो हमने निकाला है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 40a + के 55b और बराबर 13। ठीक है, तो 40a का मान हमारा कितना है 10 - के 44b और बटे 30 और प्लस के 55b = 13। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चाहिए तो आप यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सवाल को आगे सॉल्व कर लेंगे। 0 से हमारी हो गई 0 कैंसिल, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 40 माइनस के 44 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 176 b/3 प्लस के 55b = 13। ये हमारा है अभी, ये हमारा हो गया 14 माइनस के 176 b प्लस इसकी यहाँ गुणा करेंगे और ये हो गया 165 b = 13। अभी इसके जो यहाँ पे 3 है एलसीएम में वो बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 के यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, 40 माइनस के 176b प्लस के 165b = 13 के जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया 40, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11b और = 39। ये हो गया माइनस के 11b = 39 माइनस के 40। अब इन दोनों को घटाने पर हमारा कितना बचेगा माइनस के 1, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया और b = हमारा कितना आ गया 1/11। ये अभी हमारी सिर्फ b की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण जो हमने ये 3 मानी थी ना, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, मैं समीकरण 3 भी फिर से लिख दे रही हूँ। समीकरण 3 थी हमारी ये बटे 30। ठीक है, a = हो गया हमारा 10 माइनस के 44 मल्टीप्लाई 1/b की वैल्यू ये थी पूरी 1/11 और इसके पूरे के पुन में है 30। ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 4 टाइम, 10 माइनस के 4/30, 10 में से 4 गया, हमारा कितना बचा 6/13 a बराबर। फिर चलिए इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, 1/5, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, तो a = हो गया 1/5। a और b की वैल्यू आई, सिर्फ a और b की वैल्यू आई है, अभी अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब कि हमारे x और y की जो वैल्यूज है वो नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे माना था ना कि माना 1/x - y = a और 1/x + y = b, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। अब तो चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ कि a की वैल्यू हमारी थी 1/5 और b की वैल्यू हमारी आई थी 1/11।
फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 1 अपॉन क्या माना था हमने, x माइनस वाई इक्वल टू a माना गया था। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। फिर अगर तिरछी गुणा करेंगे इसकी इस तरीके से तो x माइनस के y इक्वल टू 5 आ गया। फिर चलिए b के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था, x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा b। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हमारा 1 अपॉन 11। फिर ऐसे तिरछी गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 11, ये हो गया हमारा। अब 3 समीकरण तक हम मान चुके थे, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से मान लेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आया, फिर से 2 समीकरणें बन गई हैं। तो अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y का मान निकालना है। मैं जो 5 नंबर समीकरण है इसको इसी के नीचे लिख दे रही हूँ। ये हो गया। विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा 16। x बराबर हो जाएगा 16/2, 2 अट्ठे 16। x बराबर हमारा कितना आया 8। ठीक है, x का मान हमारा आ गया। x का मान हम किसी समीकरण में रख लेंगे। x का मान मैं रख ले रही हूँ समीकरण नंबर 5 में, यहाँ पे लिख दे रही हूँ x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 और 8 प्लस के y बराबर 11, y बराबर 11 माइनस के 8, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, y बराबर हमारा आ गया 3 और x बराबर हमारा आ गया 8। ठीक, ये हमारा हो गया। अब जाके हमारी जो है दोनों की वैल्यू आई है और इन दोनों के पीछे हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दोनों जो है हमारी चाल है। ठीक, और नाव की चाल जो होती है वो हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, हमारी नाव की चाल कितनी थी x किलोमीटर और y थी हमारी धारा की चाल। नाव की चाल हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर जानते हैं धारा की चाल अगर ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, धारा की चाल अगर ज्यादा होगी तो नाव तो धारा की दिशा में ही बह जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जिधर धारा जाएगी उधर ही नाव को बहना पड़ेगा। पर नाव की चाल अगर ज्यादा होगी तो नाव अपने अकॉर्डिंग चलती है, धारा का उस पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा जो है नाव की चाल ज्यादा आएगी और धारा की चाल कम आएगी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 था ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इसके आगे जो है उसको हम एक्सरसाइज हमारी बची है। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अब हमारी है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।